अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कल एक बड़ा अहम केस है और ये केस आम इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक है। गुज़श्ता हफ्ते एक शहरी हैं मोहम्मद अली, उनकी जानिब से ये केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किया गया था और अब इसी केस के साथ जो साबिक कमिश्नर है रावलपिंडी के लियाकत अली चट्ठा का मामला भी इसी केस के साथ जोड़ दिया गया है। कल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। मुमकिन तौर पे क्या पेशरफ्त हो सकती है, कौन कौन से ऐसे आउटकम हैं जो मुमकिन तौर पर सामने आ सकते हैं, ये तमाम तर जो तफसीलात हैं ये आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक मौक़िफ़ है फार्म 45 का और आम इंतखाबात में धांधली का, उस हवाले से पीटीआई के साथ किस किस्म का कोई इंसाफ या रिलीफ उनको मिल सकता है, इसके ऊपर कुछ तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। बुनियादी तौर पे अगर देखें तो आम इंतखाबात में धांधली का मामला अब सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ये फैल चुका है और पूरी दुनिया इस चीज़ को तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान के आम इंतखाबात में धांधली हुई है, हेर फेर किया गया है और फार्म 45 और फार्म 47 में एक वाज़ेह तजाद मौजूद है। पहले फार्म 47 तैयार किए गए, लेकिन जब वोटों की जो गिनती का अमल था, जब वोटों की तादाद का जो मामला था वो उसमें हेर फेर नजर आया। कौमी असम्बली और एक ही हल्के की कौमी असम्बली और उसके नीचे सूबाई असम्बलियों के डाले गए वोटों की तादाद में फ़र्क सामने आया, तो उसकी वजह से फिर फार्म 45 बनाने की कोशिश की गई। रावलपिंडी से साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा का जो एक इतराफ़ी बयान है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अब वो एक बहुत बड़ा सबूत है और ये इल्ज़ाम उन्होंने ना सिर्फ खुद जो है वो इतराफ़ किया है इस जुर्म का कि उन्होंने धांधली के ज़रिए 13 सीटें हरवाईं, फिर उसी रावलपिंडी डिवीज़न के नीचे सूबाई असम्बली की भी तकरीबन कोई 25-26 सीटें बनती हैं, वो भी मशकूक हो गई। और फिर आप देखें कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा भी अब उनके ऊपर भी संगीन इल्ज़ामात लग चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का उन्होंने नाम लिया और तीनों शख्सियात को उन्होंने कहा कि हमें कराची जो रावलपिंडी का कचहरी चौक है वहां पर फांसी दी जाए। अब इसी हवाले से चीफ जस्टिस साहब का एक बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि कोई शवाहिद नहीं दिए गए, इल्ज़ामात लगाए गए हैं। तो अब चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये मामला चूँकि अब सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से एक दरख्वास्त भी है, फिर वो दरख्वास्त भी फिक्स हुई और उसके साथ जो अब कमिश्नर रावलपिंडी वाला मामला है वो भी अब कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुना जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं हल्का NA 47 से उम्मीदवार थे शुएब शाहीन, उनकी जानिब से चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक ख़त लिखा गया और उस खत में भी उन्होंने यही धांधली वाला मामला चीफ जस्टिस के सामने उठाया और कहा कि अदालत इसके ऊपर नोटिस ले और फॉर्म 45 की बुनियाद पर नताइज मुरतब करने का हुक्म दे। 3 दिन के अंदर ये सारी मशक उन्होंने कहा कि हो सकती है। देखना यह है कि अब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या फैसला देती है। कल सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस की समाअत होगी तो मुमकिन तौर पर मेरे ख्याल में 3 से 4 मुख्तलिफ हम जो आउटकम है, जो सुप्रीम कोर्ट के मुमकिन फैसला या उनका जो ऑर्डर है वो क्या हो सकती है। मेरे ख्याल में 3 से 4 ऐसे सिनेरियो बनते हैं। पहला तो ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट शायद ये कहे कि ये जो दरख्वास्त है ये फजूल किस्म की दरख्वास्त है और इस दरख्वास्त से सुप्रीम कोर्ट का वक्त ज़ाया करने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट दरख्वास्त गुजार को कोई जुर्माना करते हुए ये दरख्वास्त मुस्तरद भी कर सकती है। उसकी वजह यह है कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जब बल्ले के इंतखाबी निशान वाला केस था, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस सुप्रीम कोर्ट में जेर समाअत था, तो उसमें ये इस तरह की स्टेटमेंट दे चुके हैं, पीटीआई का मौक़िफ़ तस्लीम करने से इनकार कर चुके हैं। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को और बेंच में जो शामिल दीगर 2 जजेस हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहबा, उनको ये केस सुनना ही नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे जो बल्ले के इंतखाबी निशान का मामला था वो जब सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा था तो यही 3 रुकनी बेंच था जिसने उस वक्त ये केस सुना था और उस केस की समाअत के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, पीटीआई का ये मौक़िफ़ दुरुस्त मानने से इनकार कर दिया था कि पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। तो जो जज पहले ही अपना एक माइंड जाहिर कर चुके हों कि मुल्क में इंतखाबात का अमल बिल्कुल सही जा रहा है, किसी सियासी जमात के साथ कोई
इम्तियाजी सलूक नहीं हो रहा और फिर सारी दुनिया ने देखा कि पीटीआई के साथ इम्तियाजी सलूक हुआ, तो फिर अब वो बेंच या चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा कैसे इस केस को सुन सकते हैं। फिर आप देखें कि जो कमिश्नर रावलपिंडी वाला मामला है उसमें भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के ऊपर ही संगीन इल्जामात हैं, तो फिर चीफ जस्टिस साहब अपने खिलाफ ही एक उनके ऊपर इल्जाम हुआ तो फिर वो अपना ही केस कैसे बैठ के सुन सकते हैं। ये मफादात का टकराव भी आ जाता है और जो चीफ जस्टिस की अपनी साख है वो भी इससे मजीद डैमेज होगी। तो इसलिए चीफ जस्टिस साहब को मेरे ख्याल में ये केस नहीं सुनना चाहिए। दूसरी जानिब देखें कि जो बल्ले के इंतखाबी निशान वाला फैसला था वो मुतफिका आया था, तो इसलिए दीगर दो जो जजेस हैं वो भी उनको भी ये केस नहीं सुनना चाहिए। मेरे ख्याल में कल अगर ये समाअत जब इसकी पहली समाअत होगी तो चीफ जस्टिस साहब को और बेंच को चाहिए कि वो केस सुनने से माजरत करें और ये केस 5 रुकनी लार्जर बेंच के सामने भेजे और 5 रुकनी लार्जर बेंच इस केस को सुने, जिसमें ये तीनों जज साहबान नहीं होने चाहिए बल्कि दीगर जज साहबान इस केस का हिस्सा हों जो इस मामले को सुने और वो फिर इसके ऊपर जो भी मुमकिन फैसला हो वो दे। अच्छा, एक तो ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ये दरखास्त खारिज कर सकती है क्योंकि चीफ जस्टिस साहब हैं जिन्होंने पीटीआई का मौकिफ उस वक्त दुरुस्त मानने से इनकार कर दिया था, वो फिर अब धांधली के इल्जामात को कैसे दुरुस्त तस्लीम कर सकते हैं। और ये जो बल्ले के इंतखाबी निशान वाला मामला था इसको पूरी दुनिया में हाईलाइट किया जा रहा और कहा जा रहा है कि पीटीआई के साथ ज्यादती हुई, उनका बल्ले का इंतखाबी निशान छीना गया, जिससे जो लेवल प्लेइंग फील्ड थी वो तमाम सियासी जमातों को नहीं मिली और एक सियासी जमात को इंतखाबी अमल से ही बाहर कर दिया गया। तो वो ऑलरेडी उंगलियां जो है वो सारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर उठ रही हैं, तो फिर चीफ जस्टिस अपने ही खिलाफ उठने वाली इस तरह की जो मामलात हैं उसकी समाअत वो कैसे कर सकते हैं। बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट है, चीफ जस्टिस हैं, ये सारे इल्जामात को मुस्तरद करते हुए खुद भी सुन सकते हैं। इससे इनसे कोई मेरे ख्याल में बाइद नहीं है कि ये कल इस केस को जो है वो पहली समाअत पर इस दरखास्त को ही खारिज कर दें और दरखास्त गुजार के ऊपर जुर्माना कर दें। दूसरा जो अहम इसमें एक और चीज बन सकती है वो ये हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आम इंतखाबात के हवाले से कोई फैसला दे, दरखास्त को मंजूर कर ले और फॉर्म 45 के हवाले से कोई फैसला दे कि इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन ट्रिब्यूनल फॉर्म 45 की बुनियाद पर तमाम मुतनाज़ा सीटों के नताइज का जायजा लें और फिर जो भी उसमें मुमकिन उम्मीदवार कामयाब होता है उसका ऐलान किया जाए। लेकिन ये बहुत मुश्किल है वैसे, क्योंकि तमाम वो हल्के जहां पर पीटीआई समझती है कि उनके उम्मीदवार जीते हैं, अगर उनकी फॉर्म 45 की बुनियाद पर उनकी छानबीन की जाती है तो फिर फायदा सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को होगा, दीगर सियासी जमातों को नुकसान होगा और पीटीआई की छीनी गई सारी सीटें वापस मिल जाएंगी। तो मेरे ख्याल में शायद सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस पाकिस्तान इस ऑप्शन को गौर में ही ना लाएं, क्योंकि इससे मुमकिन तौर पर पीटीआई को फायदा होने का इम्कान है। इसके अलावा जो एक और ऑप्शन जो है वो हो सकती है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे प्रोसेस को ही ख़त्म कर दे, जैसे कि दरखास्त गुजार ने अपनी दरखास्त में कहा कि आम इंतखाबात पर संगीन इल्ज़ामात हैं और सुप्रीम कोर्ट ये इल्ज़ामात कलअदम करार दे और नए इंतखाबात करवाने का हुक्म दे और 30 रोज़ के अंदर अदलिया की निगरानी में नए इंतखाबात करवाए जाएं। एक ये भी पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ये भी एक लंबा चौड़ा तरीक़ाकार है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें फिर कहेगी कि बहुत ज़्यादा वसाइल खर्च होते हैं, 50-60 अरब रुपए लगा है, बड़ी मुश्किल से हमने इंतखाबात करवाए हैं, फिर एक बार टाइम दें तो फिर मामलात मजीद ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए मेरे ख्याल में शायद ये भी कोई आसान रास्ता नहीं है जो मुंतखब किया जाए। लेकिन यहाँ इस सब चीज़ में ये देखना ज़रूरी है कि पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं, आलमी तंजीमें हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने वाले फैसले को तनकीद का निशाना बना रही हैं। बरतानिया ने तनकीद की, ऑस्ट्रेलिया ने तनकीद की, जो आलमी मुबसरीन आए हुए थे उन्होंने तनकीद की, फाफिन की रिपोर्ट में इसी तरह का हवाला दिया गया और बल्ले के इंतखाबी निशान पर तनकीद की गई। तो इल्जामात और उंगलियां जो है वो धांधली की उसमें जहां पर इलेक्शन कमीशन के ऊपर उठ रही हैं वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उस फैसले के ऊपर भी उठ रही हैं। इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट की साख का मामला है। अब चीफ जस्टिस की जाती हैसियत में उनके ऊपर इल्जामात लग चुके हैं, अब ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान की साख का मामला है। मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम जजेस को एक इंतजामी फुल कोर्ट बुलानी चाहिए और इस चीज़ को डिस्कस करते हुए कि अब ये जो आम इंतखाबात में धांधली वाला मामला है इसको आगे कैसे लेके चला जाए और जो बेंच भी इस केस की समाअत करे उसमें कम से कम चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसर्रत हिलाली को नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये जजेस इस किसी भी बेंच में बैठते हैं जो आम इंतखाबात में धांधली वाली दरखास्त को सुनता है तो फिर उसके ऊपर दोबारा से उंगलियां उठेंगी
और सवाल उठेगा कि जो जजेस पहले ही अपना माइंड बना चुके थे कि पीटीआई के बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से, लेवल प्लेइंग फील्ड मिलने के हवाले से, वो फिर इसमें कैसे जो है वो धांधली को दुरुस्त तस्लीम कर सकते हैं। क्योंकि अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का जो एक पीटीआई का इल्ज़ाम था वो दुरुस्त तस्लीम कर लिया जाता तो फिर ये बात की जा सकती थी कि हाँ जी आम इंतखाबात में भी मुमकिन तौर पर धांधली हुई है। तो यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का पीटीआई का मौक़िफ़ दुरुस्त ही नहीं है। तो जब वो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिली है, स्मूथ प्रोसेस हुआ है, स्मूथ इंतखाबात हुए हैं, तो फिर अब सुप्रीम कोर्ट धांधली वाली जो इल्ज़ामात हैं फिर इसके ऊपर इसकी समाअत कैसे करेगी और इसका फैसला कैसे करेगी। तो बहुत सारी मेरे ख्याल में इसमें मुतनाज़ा चीज़ें हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट को अवॉइड करना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की साख का मामला है, ये तमाम जजेस की साख का मामला है, ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान की साख का मामला है, ये पाकिस्तान की आलमी सतह पर साख का मामला है। तो इसको बड़े गौर व फिक्र के साथ इस चीज़ को देखना चाहिए। मेरे ख्याल में 5 रुकनी लार्जर बेंच हो जो इस मामले को देखे। 3 रुकनी बेंच भी नहीं होना चाहिए, 5 रुकनी लार्जर बेंच हो, वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्तलिफ जजेस के ऊपर मुश्तमिल हो और वो तमाम जजेस इस केस को सुने और फिर इसके ऊपर फैसला करें। क्योंकि कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात के बाद अब ये सूरत हाल मजीद बिगड़ चुकी है। और अगर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसने ये सारा एक जो है वो बहरान जिसके फैसले की वजह से पैदा हुआ था, अगर सुप्रीम कोर्ट इसका कोई हल नहीं निकालती तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान का जो सियासी, आइनी और मुआशी बहरान जो पिछले 2 साल से चला आ रहा है फिर वो मजीद बिगड़ेगा। पाकिस्तान की मुआशी हालात मजीद बिगड़ेंगे क्योंकि अभी तक किसी मुल्क ने इन आम इंतखाबात को या इनकी जो कंडक्ट हुए हैं जिस तरीके से उसको तस्लीम करने से इनकार कर दिया। किसी बरादर मुल्क ने, किसी आलमी मुल्क ने बैरून मुल्क से पाकिस्तान को अभी तक इस हवाले से कोई मुबारकबाद नहीं दी गई, आम इंतखाबात को तस्लीम नहीं किया गया। तो जहाँ पर आम इंतखाबात को तस्लीम नहीं किया जा रहा फिर उस इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली एक जेली हुकूमत को आलमी सतह पर कैसे तस्लीम किया जाएगा और फिर कैसे पाकिस्तान के साथ जो मालियाती मुआहदे हैं वो आगे किए जाएंगे। मार्च में हमें IMF के पास जाना है, तो अगर कोई अवामी मैंडेट वाली हुकूमत नहीं बनती तो फिर ये सारी चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इन सब चीज़ों को भी कल जहन में रखना है। कल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। इस केस के हवाले से जो भी अहम डेवलपमेंट्स होंगी वो तमाम तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।